Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज 18th ऑफ नवंबर एंड डे है थर्सडे। सो आज मैंने आपको कल बोला था कि जो साउंड का इशू है वो थोड़ा रिजॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा, बट उसमें क्या होता है कि मेरे को एडिट करना पड़ता है। तो एडिट होने के बाद मतलब एडिट में कम टाइम लगता है, बट एडिट के बाद जो आपको पता होगा रेंडरिंग होती है या फिर प्रोसेसिंग पता होगा आपको, तो उसके अंदर 40 मिनट की एक वीडियो के लिए बहुत टाइम लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के आसपास लगते हैं। तो उससे थोड़ा वीडियो डिले हो जाएगा और 11 o'clock से पहले वाले वीडियो अब से आ रहे होंगे जो मतलब साउंड के साथ ठीक होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। जोमेटो में पुट 500 मिलियन इनटू ग्रोफर्स फॉर क्विक कॉमर्स। तो बहुत ही इजी न्यूज़ है इसके अंदर। जोमेटो बेसिकली ग्रोफर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अंदर आपको एक चीज़ ये देखनी है कि सबसे पहले जोमेटो का जो बिल्कुल मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिटर है वो है स्विगी। स्विगी के पास एक सर्विस है उनके ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इसी के अंदर काम करती है, उसका नाम है स्विगी इंस्टामार्ट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर काम करती है, मीनिंग ये है कि ई कॉमर्स के अंदर, फास्ट डिलीवरी के अंदर, इन सब के अंदर काम करती है। अब ये जो है जोमेटो की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी किसी भी कंपनी के अंदर, और वो एक्सटेंड कर पाएंगे इतने मतलब इतनी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट से। काफ़ी अच्छा स्टेक उनके पास आ जाएगा ग्रोफर्स के अंदर। और मतलब ये मई है, मतलब यहाँ पे मई आपको दिख रहा होगा, तो ये भी प्रोस्पेक्टिव है, हो सकता है कि हो या ना। सो अगर ऐसा होता है तो ये अल्ट्रा फास्ट कॉमर्स सेगमेंट के अंदर मूव कर जाएगा। यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट इसीलिए लिखा है, ग्रोफर्स के अंदर आपको पता है 30 मिनट डिलीवरी, 2 आवर्स डिलीवरी, ऐसी काफ़ी सारी चलती रहती है स्कीम्स। जो अगर 1 डे से कम होता है कुछ भी टाइम, तो उसे अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी आप कह सकते हैं, अल्ट्रा फास्ट कॉमर्स सेगमेंट, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पर यही हो गया कि इसी की वजह से वो फूड डिलीवरी बैटल विद स्विगी को कंटिन्यू कर पाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे वैल्यू, द अल्बिंदर धिंसा लेड ग्रोफर एट अराउंड 1.5 बिलियन। तो इन्होंने अपनी वैल्यूएशन को बहुत ही ईजी रखा हुआ है। मैंने देखा था ग्रोफर्स काफ़ी एक मतलब इतनी भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं बनी हुई है अभी के टाइम पर। अभी इनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन है, और अगर 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आता है तो ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल में इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, जो मैंने आपको पहले कई बार समझाया हुआ है। इनकी वैल्यूएशन सीधा 500 मिलियन बढ़ेगी और 1.5 बिलियन पे पहुंच जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। खैर आगे देखेंगे, जोमेटो इज़ डबलिंग डाउन ऑन ग्रोफर्स टू बोल्स्टर इन इट्स इंस्टेंट डिलीवरी पे। वो ये कि बोल्स्टर का बेसिकली मीनिंग होता है सपोर्ट करना। तो वो इस चीज़ को अपने इंस्टेंट डिलीवरी प्ले वाले क्या कह सकते हैं बिजनेस सेगमेंट के अंदर मूव कर सकें अच्छी तरीके से, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, जोमेटो हैज़ कमिटेड 275 मिलियन इन 4 कंपनीज इन द लास्ट 6 months। यानी कि इन्होंने 275 मिलियन अलग अलग 4 कंपनीज़ के अंदर मतलब मिला करके 275 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये सारा। और ग्रोफर्स की इन्होंने पहली मतलब ये सारा ही उन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ग्रोफर्स के अंदर भी इन्होंने 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखा है और 500 मिलियन और डालने जा रहे हैं लोग। तो हमने बाकी देख लिया। बाकी यहाँ पे इन्होंने एक और काफ़ी अच्छा डेटा दिया है कि ग्लोबली ये जो इंस्टेंट डिलीवरी वाला पूरा सिस्टम है, या कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म्स है, उसके अंदर से कौन से टॉप पे चल रहे हैं ग्लोबली। तो उसके अंदर यूएस का सबसे पहले गोपफ, और ये वैल्यूएशन के बेसिस पर है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट मोरलेस यही रहेगा। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के उसमें भी देखेंगे, जिटर, रैपल, गोरिल्लास, जोकर, ये आपको सारे दिख रहे हैं। तो बाकी हमने पूरा कवर कर लिया, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ना सेकेंड न्यूज़, नो SVR शेयर ओनरशिप थ्रू ट्रस्ट फॉर नाउ। इसके अंदर क्या है कि अभी क्या होता है, मैं आपको एक बार थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ पहले। अभी क्या होता है, जैसे आपका एक स्टार्टअप है, आपके 100% ओनरशिप है अभी के लिए, और आप ही का ही एक वोट है। मतलब अगर कोई आपको डिसीजन लेना है तो सिर्फ आपका वोट है, आपका ही वोट मतलब एक तरीके से लास्ट बिड है जिसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो अभी तो आप किसी को कंसीडर नहीं करते, बट फॉर एग्जाम्पल 2 साल हो चुके हैं आपके स्टार्टअप को और अच्छा चल रहा है, और काफ़ी सारी आपको फंडिंग इन्वेस्टमेंट सब मिल गया। तो उसके बाद कट डाउन करते करते आपका स्टेक बचा 30% के आसपास। फॉर एग्जांपल 30% के आसपास स्टेक बचा आपका, बाकी लोगों का 70% है। तो एक तरीके से बाकी लोगों का कंट्रोल आपकी कंपनी के ऊपर हो जाएगा। अगर वो मान लेते हैं पर्सनल आपका किसी से कुछ झगड़ा हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि वो लोग अगर वोटिंग करवाएं, मान लेते हैं उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसमें उस कंपनी को एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी कंपनी, सॉरी, या फिर आप कंपनी में आपका जो शेयर है वो ख़राब हो जाएगा किसी तरीके से, या आपकी मतलब इमेज ख़राब हो जाएगी जो कि सोशल मीडिया के ऊपर है फॉर एग्जांपल।
तो अब उन्होंने क्या किया, एक ऐसा डिसीजन लेके आए, तो वो अगर ये सब हाँ कर देंगे उस डिसीजन को तो वो पास हो जाएगा, और आप अगर ना भी करते हैं तो भी कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 50% प्लस तो यहीं से हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि आपका कंट्रोल यहाँ से चला जाएगा, आपकी ओनरशिप इन रियल टर्म्स भी नहीं है, वो तो एक अलग बात है, बट आपका बिजनेस जो आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका कंट्रोल कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए एक मतलब फीचर आता है, या फिर आप कह सकते हैं एक राइट की सुविधा आती है, SVR, सुपीरियर वोटिंग राइट्स। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके एक वोट की वैल्यू एक वोट नहीं रहती है, उससे ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल 5 वोट्स, आपकी एक वोट की वैल्यू 5 वोट्स हो गई। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये जीत जाएंगे एक तरीके से। अगर मैं आपको मैथ्स करके बताऊँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इनके 150 वोट्स हो जाएंगे, इनके 70 हो जाएंगे, और अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हमें 220 से टोटल में से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज़ 150 अपॉन 220 इंटू 100, इतनी परसेंटेज में वोट्स आ जाएंगे। तो खैर उसमें अगर हम नहीं भी पढ़ें तो भी आपको सेंस समझ में आ ही रहा है कि इससे डबल वेटेज इसका हो जाएगा 70 वोट्स और 150 वोट्स में। तो इस तरीके से SVR का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। अब यहाँ पर क्या है कि अब आप जो स्टार्टअप्स चल रहे हैं उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं इससे रिलेटेड। तो सेबी ने क्या बोला है कि अब आप SVR से शेयर ओनरशिप नहीं कर सकते, नॉर्मली कर सकते हो, ट्रस्ट के थ्रू नहीं कर सकते। क्या होता है कि टैक्स बचाने के लिए अपना ट्रस्ट बना देते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैंने आपको अपने नायका वाली वीडियो देखी है, जो डिटेल्ड IPO एनालिसिस वाली वीडियो थी, उसके अंदर उन्होंने अपने जो फाल्गुनी नायर हैं उन्होंने, और जो उनके हस्बैंड है संजय नायर, तो उन दोनों ने अपने ट्रस्ट के नाम पर भी प्रॉपर्टी, मतलब जो कंपनी की ओनरशिप है वो होल्ड कर रखी है, अपने नाम पर भी कर रखी है, अपने कंपनी के नाम पर, अपने ट्रस्ट के नाम पर भी कर रखी है। तो ट्रस्ट में क्या होता है कि सारी ओनरशिप उस पर्सन की ही रहती है, बट जो भी फंड्स आएंगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो वो टैक्स बचाने के लिए ये पूरा ट्रस्ट वाला मैकेनिज्म चलता है। तो अब क्या है कि आपका जो ट्रस्ट है उसकी जितनी ओनरशिप है उसके लिए आपको ये SVR नहीं मिल सकता। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो आपको SVR छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं चाहिए तो SVR मिल जाएगा। इस तरीके से आपका, तो यहाँ पर एक तरीके से ट्रेड ऑफ हो गया आपके SVR का टैक्स बेनिफिट से। बाकी यहाँ पे भी यही लिखा है पूरे में, द सेबी हैज़ turned down a demand by several startups to allow founders to hold SVR shares through trust। तो यहाँ पर वही है कि कुछ फाउंडर्स ने एक रिक्वेस्ट डाली कि हम SVR को होल्ड कर सकते हैं ट्रस्ट के थ्रू, तो उन्होंने उसको मना कर दिया है। करंटली फुल टाइम एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कंपनी आर द ओनली अलाउड टू ओन SVR शेयर्स डायरेक्टली। तो वो ये मैंने आपको बताया था, जो कंपनी के अंदर मेन काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव मतलब पर्सनल है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं एक तरीके से, उन्हीं को ये मतलब सुविधा प्रोवाइड की है SVR शेयर्स को ओन करने की। Several companies lobbied SEBI to allow ownership through trust since this is beneficial from a tax point of view। तो यहाँ पर ये है कि हम सिर्फ ट्रस्ट को अलाउ कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि वो हमें भी एक मतलब वाइज डिसीजन लगता है कि वहाँ पे टैक्स का बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो स्टार्टअप्स प्रमोट करने वाली बात है। तो ये इस तरीके से आपका कि हम ट्रस्ट को तो प्रमोट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, बट उसके अंदर आप SVR होल्ड नहीं कर सकते। SVR टर्न डाउन रिक्वेस्ट, ये हमने बाकी वापस से देख लिया। तो अब चलते हैं सेकेंड न्यूज़ के ऊपर। Now SEBI takes note of PE gains in startups IPOs। अब इसके अंदर क्या है कि जो IPOs आ रहे हैं नए नए स्टार्टअप्स के, अब इसके अंदर आपको नाम बताने की शायद अब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अभी भी शायद चल रहा है, टारसन प्रोडक्ट्स का क्लोज हुआ है, तो वो भी एक तरीके से, और बाकी काफ़ी सारे IPOs आपको पता है स्टार्टअप्स के आ रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है कि स्टार्टअप IPO से जस्ट पहले PEs के अंदर, मतलब PE की फॉर्म में स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आपके प्राइवेट इक्विटी होता है PE का मतलब, इसका मीनिंग जैसे हमने देखा था कि अभी जैसे मान लेते हैं जोमेटो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ग्रोफर्स के अंदर, और मान लेते हैं ग्रोफर्स का कमिंग टाइम के अंदर IPO आ जाता है, तो वो एक ऐसा स्टांस हो जाएगा। हालांकि मुझे पता है कि जोमेटो PE नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, बट मान लेते हैं जोमेटो की जगह ब्लैक रॉक या ऐसी कोई फर्म इन्वेस्टमेंट कर रही होती, टाइगर ग्लोबल कर रहा होता, तो वो PE फर्म्स के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसकी वजह से जो गेन होता है इनको, जो स्टार्टअप के अंदर आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की, फिर अपने IPO के अंदर अपने शेयर्स बेच दिए, तो वो उसकी वजह से जो गेन होता है, तो वहाँ पर सेबी उसका नोट ले रही है, मतलब उसके ऊपर कुछ रेगुलेट करने की बात कर रही है। अब इसमें बेसिकली सेबी कहना ही चाह रही है कि जैसे आप PE वाले जो लोग हैं वो कम आप कह सकते हैं प्राइसेस पे उन्हीं शेयर्स को ख़रीद लेते हैं, और थोड़े ही टाइम बाद उनको IPOs के अंदर आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट पर बेच देते हैं, क्योंकि आपको पता है लिस्टिंग गेन्स अभी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर है या जो HNIs वगैरह वाले लोग हैं, तो वो लोग इनको पैसा डायरेक्टली चैनलाइज कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि आप देखेंगे पहले वो लोग शेयर खरीद रहे हैं कंपनी से, फिर कंपनी के नाम पे वो शेयर
रिटेल इन्वेस्टर्स को तो बेच रहे हैं हायर प्राइसेस पे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी का इस तरीके से दिक्कत हो जाएगी उनको, और जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ा बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये कॉशन की बात है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो ये उस कंपनी के लिए, या जो आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ परचेजिंग है उन शेयर्स की, तो वो उनके लिए ज़्यादा है दरअसल, क्योंकि वो मतलब सिर्फ पी वालों को ही पैसा दे रहे हैं एक तरीके से। तो वो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला, मतलब जैसे क्या होता है, सेबी के पास ना बहुत सारे तरीके होते हैं अपने काम को निकलवाने के, तो इस मतलब काम को निकलवाने का जो बेसिक तरीका जो हम वैसे भी यूज़ करते रहते हैं, उसके अंदर एक वर्ड चलता है मोरल सुएशन, आपने शायद सुना होगा। हर रेगुलेटर ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता है मोरल सुएशन के अंदर क्या होता है कि समझाना, एक तरीके से स्पीचेस के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, वार्निंग्स के थ्रू मोरल सुएशन के अंदर समझाया जाता है कि आप ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने मर्चेंट बैंकर्स को एक लेटर लिखा है, उसके अंदर यही बोला है कि अभी ऐसा हम कोई रूल नहीं निकाल रहे हैं जिसके थ्रू आप ये नहीं कर सकते, बट आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉइंटलेस बात है एक तरीके से। तो मोरल सुएशन यहाँ पर ये यूज़ करें। तो हमने कवर कर लिया। अभी साइड वाली न्यूज़ पे चलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। टाटा इज वर्किंग ऑन एयर एशिया इंडिया AI एक्सप्रेस मर्जर। तो इस न्यूज़ से आपको हो सकता है फ्यूचर के अंदर हम एयर वाले उसके अंदर एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो हो सकता है उसका एक टर्निंग पॉइंट आपको जो केस स्टडी इसके अंदर मिले वो यहाँ से मिले। अब इसके अंदर क्या है कि टाटा, आपको मैं बताऊँ कि एयर इंडिया तो इन्होंने एक्वायर कर ही लिया है, ये तो आपको आई एम श्योर कि पता ही हो। इसके अलावा उन्होंने एयर एशिया इंडिया के अंदर भी काफ़ी मेजर स्टेक उनका पहले से ही है, 84% स्टेक उनका है। और दूसरी बात, एक आपको पता विस्तारा ग्लोबल करके भी एक कंपनी है एयरलाइन के अंदर ही, तो उनके अंदर भी टाटा ओन्स 51%। अब यहाँ पर क्या है कि टाटा का जो खुद का इंटेंशन है वो ये है कि वो इन तीनों कंपनीज़ को मिला के, दैट इज़ एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया, अच्छा एयर एशिया इंडिया मतलब एयर एशिया एक ग्लोबल कंपनी है, एयरलाइन कंपनी, आपको पता ही होगा, उसके अंदर से इंडिया वाली जो मतलब उनकी यूनिट है, तो उसकी बात कर रहे हैं। और एयर इंडिया पूरा, और जो आपका विस्तारा है, इसको जो वो तीनों मिला के एक मर्जर करना चाहते हैं और एक ही एयरलाइन सर्विसेज को चलाना चाहते हैं पूरे इंडिया के अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि दोनों तो ठीक है, एयर एशिया इंडिया ठीक है, एयर इंडिया ठीक है, इनका ये कर भी रहे हैं, इसके अंदर ये सिनर्जीज ढूंढ रहे हैं। सिनर्जीज का मीनिंग होता है कि एक ऐसी चीज़ जो खुद से मतलब जो दोनों कंपनीज परफॉर्म कर रही हो एक तरीके से, तो अगर हम उसको एक ही पॉइंट पे लाके कंक्लूड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे अगर वहाँ पे कोई लेबर है, वो कुछ स्पेयर पार्ट्स का रिपेयरिंग करती है, और मान लेते हैं उसको आधा ही दिन ये रिपेयर करना पड़ता है और आधे दिन खाली रहता है वो, तो दूसरी जगह पे भी ऐसा ही कोई लेबर है, तो हम आधे दिन काम करना पड़ता है, इसके लिए हटा तो सकते नहीं, क्योंकि आधा दिन जो काम करेगा वो तो बहुत ज़रूरी है एयरप्लेन के लिए, और आधा दिन वो खाली रहेगा, तो हम उन दोनों को मर्ज कर देंगे, तो वो एक ही पर्सन दोनों प्लेन्स पे काम कर पाएगा। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें निकल सकती है कंपनी के इनर मैनेजमेंट की हेल्प से। अब यहाँ पर क्या है कि ये तीनों को वो करने की बात करें, मर्ज करने की, तो इसी उसके अंदर जो टाटा 51% होल्ड करता है, उसके अंदर जो रेस्ट ऑफ द मतलब ओनरशिप है वो SIA के पास है, सिंगापुर एयरलाइंस, ये जो एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है एयरलाइंस की, तो ये होल्ड करती है विस्तारा का बाकी जो ओनरशिप है। अब ये लोग जो है इसको हाँ नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से हाँ नहीं कर रहे हैं कि आप इसको मर्ज कर लो अपने उसके अंदर। तो यहाँ पर इसी से ये पूरी न्यूज़ है कि इनको भी न्यूज़ करने की बात करें ताकि मर्ज कर पाएँ, मतलब कन्विंस करने की बात करें ताकि हम मर्ज कर पाएँ इनको। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी टाटा सन्स प्लान टू सेट अप वन एविएशन कंपनी, ये मैंने आपको बता दिया। डीप इंटीग्रेशन विद विस्तारा एट लेटेस्ट स्टेज, तो ये अगर विस्तारा अभी नहीं करते हैं हाँ, तो उसको लेटेस्ट स्टेज पे डीप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एयर एशिया इंडिया AI एक्सप्रेस मर्जर फर्स्ट स्टेप, इनको एक मर्जर करके फर्स्ट स्टेप हमारा कंक्लूड हो सकता है। हेड हंटर आस्क्ड टू लुक फॉर टॉप मैनेजमेंट फॉर न्यू कंपनी। हेड हंटर्स का मीनिंग होता है HR। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नया एक टर्म आपको दिख रही होगी, हेड हंटर्स मतलब HR कि जो लोग टॉप मैनेजमेंट के अंदर रहेंगे नई कंपनी के, क्योंकि क्या है कि एयर इंडिया जो है उनकी मैनेजमेंट आपको पता ही है कि अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो मतलब डूब गई आप कह सकते हैं। और बाकी एक नई कंपनी को एकदम बिल्डअप करना शुरू से वो एक काफ़ी चैलेंजिंग सा टास्क होता है, तो वहाँ पे HR की रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाकी एयर इंडिया हैज़ अ फ्लीट ऑफ 121 प्लेन्स, 12,000 एम्प्लॉयज़, यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है, छोटा सा डेटा है। बाकी हमने पूरा कवर कर लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो, मतलब पूरे फर्स्ट पेज के अंदर अभी तक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
अब देखते हैं नीचे, कैबिनेट टू रिव्यू गवर्नमेंट्स OSTC प्ली। अब इसके अंदर क्या है कि OSTC का मतलब आपको समझना पड़ेगा, वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज। तो स्पेक्ट्रम जो कोई भी अगर टेलीकॉम कंपनी परचेज करती है, मैंने आपको स्पेक्ट्रम काफ़ी बार बताया हुआ है, ये वो सिग्नल्स होते हैं, मतलब ये वो पोल्स होते हैं एक तरीके से, जिसकी हेल्प से आपके फ़ोन में सिग्नल एक टेलीकॉम कंपनी सेंड करती है। अब यहाँ पर क्या है कि OSTC में क्या होता है, अगर आप कोई भी स्पेक्ट्रम के लिए बिडिंग लगाते हैं तो आपको एक अमाउंट ऑफ चार्ज पहले ही देना पड़ता है, तो वो OSTC होता है। अब यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत के अंदर चल रहा है। आपको पता है VI तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत के अंदर चल रहा है, वोडाफोन आइडिया, और बाकी एयरटेल जियो ने भी काफ़ी सारे लोन्स, मतलब जियो को छोड़ देते हैं, एयरटेल ने काफ़ी सारे लोन्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हुए हैं, सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या है कि OSTC के ही इन्होंने लोन्स लिए हुए हैं गवर्नमेंट से। अब यहाँ पर इनमें क्या हुआ था, पहले एक रूल एक तरीके से पास हुआ है, टेलीकॉम ट्रिब्यूनल ऑर्डर। टेलीकॉम ट्रिब्यूनल ऑर्डर उसका नाम है। टेलीकॉम का ट्रिब्यूनल का बेसिकली मीनिंग है एक ऐसी कोर्ट जहाँ पे जनरली टेलीकॉम के ही सारे केसेस आते हैं, तो उसमें जो जजेस वगैरह बैठते हैं वो इसमें एफिशिएंट है जो केसेस उसके अंदर आते हैं, इसीलिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। मैंने आपको NCLT कई बार बताया, NCLT कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल है, तो जो भी कॉर्पोरेट इशूज़ होते हैं वो इस ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर OSTC प्ली जो है, इसके अंदर हुआ क्या है कि जो टेलीकॉम का ट्रिब्यूनल है उसके ऑर्डर के अंदर OSTC आप धीरे धीरे पे करके कर सकते थे, कि आपको मतलब प्रोस्पेक्टिवली धीरे धीरे करके आपने पे कर दिया एक EMI की फॉर्म में या एनुअल पेमेंट की फॉर्म में। अब यहाँ पर जो कैबिनेट है वो इस चीज़ को चैलेंज करने की बात कर रहा है कि ये जो मतलब आपके ट्रिब्यूनल का प्ली था, मतलब रिक्वेस्ट थी एक तरीके से कि ये इनको धीरे धीरे पे कर देना चाहिए, तो उस चीज़ को वो एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। और अगर वो मतलब सफल हो जाता है, या कह सकते हैं कि इस रूल को हटा देता है, तो इफ़ अपील इज़ विदड्रॉन, जो अपील मैंने आपको बताई अभी पूरी, अपील इज़ विदड्रॉन, एयरटेल एंड VI मे हैव टू पे लेस देन 2000 करोड़ रुपीज़ ईच। मतलब ये लेस देन इसलिए लिखा है कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़, जैसे एयरटेल का हमें उन्होंने बताया भी है 1807.5 करोड़। तो इतने जो है इनको देने पड़ेंगे OSTC के नाम पर, जो इनको अभी के लिए एक सिक्वेंशियल पेमेंट के फॉर्म के अंदर देने पड़ रहे थे। तो ये हमने पूरा देख लिया है, और इसके अंदर DOT भी गवर्नमेंट की बैकिंग कर रहा है, मतलब DOT जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, तो ये भी बैकिंग कर रहा है कि हमें हाँ ये कर हटा देना चाहिए और इनको फटाफट पेमेंट लेनी चाहिए। बट ऐसा कोई किसी चीज़ यूज़ का नहीं है ये, क्योंकि फॉर एग्जांपल एयरटेल दे भी देता है तो फिर वोडाफोन आइडिया तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही, मैं आपको बताऊँ 18,000 करोड़ शायद लोन में अभी है गवर्नमेंट से, तो वो कैसे दे पाएगा। तो उस तरीके से है पूरा। यहाँ पे एक बहुत ही इनोवेटिव नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू यहाँ पे इन्होंने ढूंढा है। इन्वेस्को ने एक ब्लॉकचेन का फंड बना हुआ है, उसका एक फंड, जैसे मैंने आपको फंड ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट शायद पहले बताया भी हुआ है, उसके अंदर आप एक ऐसा फंड कलेक्ट करते हैं जो एक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो जो आपने फंड के अंदर से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की, वो आगे सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर क्या है, इन्वेस्को वालों का ये खुद से ब्लॉकचेन का ETF फंड बना हुआ है। तो ये मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया था, ये पहला ऐसा फंड है जिसको सेबी मतलब ने हाँ किया है, तो वो अभी धूमधाम से चल रहा है। और उसने जो है टोटल मिलाकर के 96% के रिटर्न्स दिए इन रुपी टर्म्स एज ऑफ अक्टूबर 29 का मतलब वहाँ तक इन्होंने मतलब कैलकुलेट किया है। अब इसके अंदर क्या है कि जो ETF का वो फंड है इन्वेस्को वालों का ही, उसके ऊपर उन्होंने एक और मतलब एक फ़ंड बना दिया, क्योंकि वो तो एक ETF है। ETF मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो आप डायरेक्टली एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। अब जो फंड बनाया है उन्होंने वो म्यूचुअल फंड की फॉर्म में बनाया है, वो यहाँ से आप खरीद सकते हैं, यानी कि इन्वेस्को की खुद की वेबसाइट से, या बेसिकली इन्वेस्को वालों से खुद से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से है पूरा, और बाकी इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। आयरलैंड डोमिसाइल्ड ETF है। अच्छा, एक मैंने आपको इन्वेस्को का एक जो ब्लॉकचेन का फंड था जो इंडिया के अंदर चल रहा है वो भी बताया था, वो तो अभी थोड़े दिनों पहले ही शायद उसको वो मिली है, नॉड मिली है, या फिर आप कह सकते हैं हाँ मिला है कि आप ये लॉन्च कर लो। उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। एक फंड इनका चल रहा है आयरलैंड के अंदर, आयरलैंड डोमिसाइल्ड ETF है, वो वहीं पे बेसिकली ट्रेड होता है, बट उसके अंदर क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन का है, क्रिप्टो करेंसी का है, तो वो किसी भी सिक्योरिटी को वो उसके अंदर से ले सकता है। अब यहाँ पर इसीलिए इस फंड के ऊपर आपका एक MF की टाइप का म्यूचुअल फंड के टाइप का आपको मिल रहा है यहाँ पर इन्वेस्को वालों की तरफ से। बाकी ये जो आपका फंड है वो नवंबर 24 के आसपास आपका दिख सकता है। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो या आपको फंड ऑफ फंड के कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं इस न्यूज़ को। कॉस्टलियर हॉलीडेज अहेड एज एयरफेस
सोर। तो हमने एयरप्लेन इंडस्ट्री की, एयरलाइन इंडस्ट्री की पूरी काफ़ी बड़ी न्यूज़ देखी थी ऊपर भी। अब इसके अंदर क्या है कि कॉस्टलियर हॉलीडेज़ होने वाले हैं, क्यों ये मतलब एयरलाइन के अंदर दूसरी एक न्यूज़ आप कह सकते हैं, क्योंकि फेयर्स बढ़ गए हैं। मतलब कॉस्टलियर हॉलीडेज़ होंगे ये तो ऐसी है, बट एयर फेयर्स बढ़ गए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से बहुत सारे आप कह सकते हैं रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर ड्यू टू हाई इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से हुआ है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है इसका मीनिंग ये है कि ये गवर्नमेंट को मिल रहा है एक तरीके से, कंपनी को मिल भी नहीं रहा है, तो जीएसटी जो है उसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है बेसिकली। सॉरी। दूसरी बात है रुपी डेप्रिसिएशन, कि आप तो सिंस रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, इसका मीनिंग ये होता है कि $1 के अंदर आप ज़्यादा रुपीज़ को बाय कर सकते हैं। तो जो बाहर से पेमेंट करते हैं लोग, वो भी अब क्या कर रहे हैं कि वो डॉलर्स की फॉर्म में करने लगे हैं। तो अब इनको अपने प्राइसेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ा इसकी वजह से, क्योंकि क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं बाहर से कोई पेमेंट करनी थी किसी को $10 की, $10 की पेमेंट है वो, अगर आप इसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो 750 रुपीज़ के आसपास आ जाएगा। बट इसके अंदर क्या हो रहा है कि उसको $10 ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। और अगर मान लेते हैं जो 750 का प्राइसिंग चल रहा है उसके ऊपर क्या हुआ, $10 ये हमारे जो डॉलर है वो रुपी है थोड़ा और डेप्रिशिएट कर गया, मान लेते हैं 77 पर चला गया फॉर एग्जांपल। तो अब $10 को वो इसमें कन्वर्ट कराएगा और 750 की पेमेंट करेगा, क्योंकि प्राइसेस तो इतने जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। तो 750 की पेमेंट करेगा तो 20 रुपीज़ वो वहाँ पे उसको बच जाएंगे। तो इस तरीके से, हालांकि डॉलर टर्म्स में काफ़ी कम हो जाएगा ये चीज़, बट वो 20 रुपीज़ को अगर वो इंडिया आ ही रहा है तो वहाँ पे स्पेंड भी कर सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल। तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया इसको, और बाकी इन्होंने और एक दो रीज़न बताए वो हम देख लेते हैं। और आगे इन्होंने बोला है फेयर्स नीडेड टू बी फर्म फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री टू सर्वाइव। तो वो ये कि हमने देखा था अभी जैसे मतलब पूरे एयर इंडिया को बिकना भी पड़ा, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से क्या है कि अगर एयरलाइन इंडस्ट्री को सर्वाइव करना है तो उनको थोड़े फेयर्स को खुद अपने एंड से बढ़ाना ही पड़ेगा। ताकि हमने देखा नीचे स्ट्रॉन्ग पेंट अप डिमांड इज रिजल्टिंग इन अ सर्ज इन डोमेस्टिक एयर ट्रैवल। ये तो एक ट्रेंड सी न्यूज़ है, ट्रेंड वाली न्यूज़ है कि अभी भी मतलब डिमांड जो है ज़्यादा है कॉस्टलियर होने के बावजूद। अब चलते हैं ईटी मार्केट्स वाले सेक्शन के ऊपर। बट बीच में मैंने जब पॉज किया था तो मैंने एक बार जो कमेंट्स आ रहे थे चैनल के ऊपर वो देखे थे, तो उसके अंदर एक पर्सन का कमेंट ये है, मुझे नाम नहीं याद है अभी, तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि सिलेक्टिवली कुछ मतलब आर्टिकल्स को छोड़ देना चाहिए और जो मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो थोड़े मतलब कह सकते हैं मुश्किल है तो उनको ही कवर करना चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इसके नीचे कमेंट करिए वीडियो के नीचे। इसीलिए मैंने ये बात बोली भी, इंक्लूड भी लास्ट में ही किया, क्योंकि अगर कोई यहाँ तक देखेगा तभी वो ठीक से बता पाएगा। तो आप जो है नीचे बताएं कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। खैर अभी के लिए सारे कवर करेंगे। FPI स्विच फ्रॉम प्राइजी IT टू ऑटो एंड बैंक्स। अब इसके अंदर क्या है, FPI का हमने कल ही एक न्यूज़ देखा था कि वो इक्विटी से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और IPOs के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग गए हैं। IPO के अंदर सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। FPI का मीनिंग मैंने आपको कल भी बताया था, इट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। बेसिकली जैसे हम लोग हैं, अगर मान लेते हैं हम US के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ के लिए, तो इस तरीके से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। नो ये जो है प्राइजी IT से, प्राइजी IT मतलब उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। किसकी? IT स्टॉक्स की, जैसे आपकी TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है, बहुत सारे और भी हैं। तो इन सब कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और यहाँ पे इन्होंने एक डेटा जो मतलब इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने खुद से प्रेजेंट किया है वो ये है कि इनकी वैल्यूएशन 15 ईयर हाई पर पहुँची हुई है, 15 साल में सबसे हाई पर पहुंची हुई है। तो वही है कि इसमें उनको कोई बेनिफिट जो मिलेगा वो ज़्यादा नहीं मिल सकता, इसीलिए वो ऑटो और बैंक्स पर शिफ्ट कर गए हैं। ऑटो और बैंक्स को क्या है, इनको साइक्लिकल सेक्टर माना जाता है। साइक्लिकल सेक्टर का बेसिकली मीनिंग होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो बूम करेगा, और जब एक स्पेसिफिक कंडीशंस बनेंगी इकोनॉमी के अंदर या जियोग्राफिकल कुछ सिचुएशंस बनेंगी, किसी भी तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जब एक सेक्टर को बेनिफिट होगा। जैसे बहुत ही ईजी एग्जांपल जिसके हो सकते हैं, अभी सर्दियों का टाइम है तो हीटर बनाती है कोई कंपनी, हीटर बनाने वाली कंपनी वैसे भी लिमिटेड है, उसके अंदर से जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो और भी लिमिटेड हो जाएंगी। तो ऐसी कंपनी जिसका मेन रेवेन्यू हीटर्स से आता है तो वो उसका साइकिल अभी ऊपर चले जाएगा, और ऐसी कंपनी जिसका मेन रेवेन्यू ACs बनाने से आता है उसका रेवेन्यू भी नीचे चले जाएगा। और बहुत ही और ईजी एग्जांपल दूं तो मान लेते हैं कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो उसका रेवेन्यू सीधी सी बात है कि वो आपके समर्स के टाइम पर बढ़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और जो आपका क्या होता है, स्टॉक मार्केट पहले ही चीज़ें प्रेडिक्ट करने लगता है हल्का हल्का, क्योंकि अगर मान लेते हैं समर्स में उनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है तो उस टाइम पे तो उनका स्टॉक प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका होगा,
तो अब क्या होगा, उससे थोड़ा टाइम पहले हल्का सा नीचे होगा। तो जब उनका रेवेन्यू असल में बढ़ने वाला है और स्टॉक प्राइस भी नीचे ही चल रहा है क्योंकि उस टाइम पे विंटर्स चल रहे होंगे, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने लग जाती है, तो वहीं से प्राइस बूम करता है, उसके बाद रेवेन्यू बूम करने लगता है, तो वो फॉलो अप वाली चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर ये इन्होंने ऑटो और बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी है। बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे हमको डेटा मिला है, Jan 15 से ऑलमोस्ट हर क्वार्टर की आप कह सकते हैं, फिर एक मंथ्स के अंदर 2-2 डेट्स के ऊपर इन्होंने बताया, क्वार्टर नहीं है ये। तो यहाँ पे इन्होंने बताया साइकिल किस तरीके से चलती है इनकी, काफ़ी एक अच्छा, मैं वो तो नहीं कर पाया बट हाँ काफ़ी अच्छा इन्होंने डेटा प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से साइक्लिकल बिजनेस इसके अंदर रन करते हैं। तो यहाँ पर यही बोला है, विद रेजिंग एलोकेशन इनटू साइक्लिकल्स सच एज बैंकिंग एंड ऑटोमोबाइल कंपनीज, ये हमने देख लिया। अब FPI सोल्ड IT स्टॉक्स वर्थ इतना मिलियन रुपीज़, इतने मिलियन रुपीज़ के उन्होंने IT स्टॉक्स बेच दिए और बैंकिंग और ऑटो स्टॉक्स 442 मिलियन के उन्होंने परचेज कर लिया। हालांकि ओवरऑल पॉजिटिव ही है कि अगर हम बाकी सेक्टर्स का भी इंक्लूड कर लेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है। बाकी क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आपको समझना है तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो लिटरल मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेनली चलता है वो होता है कि आप किसी असेट को ओन करते हैं बट आपका कंट्रोल नहीं है एज अ मैनेज, मतलब आप उसे मैनेज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको शायद पहले भी कई बार ये चीज़ बताई हुई है, जैसे अगर आप कोई लैंड खरीदते हैं वर्सेस कि आप कोई रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं, तो ये आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे आपका कंट्रोल मिलेगा आपको लैंड के ऊपर, आप चाहें तो कुछ भी बनाएं, खेती भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो रिलायंस के शेयर के ऊपर अगर आप मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लेते हैं आपने 5 शेयर खरीद लिए, तो आपके पास ओनरशिप तो ज़रूर है, आपके पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपने इसके अंदर की है, इसके अंदर आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। अब रिलायंस की कंपनी को ये नहीं बोल सकते कि जियो फ़ोन बंद कर दो फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते, बल्कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर के अंदर सिर्फ हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं, आप अब तो लैंड के अंदर भी, आप रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आप पोर्टफोलियो के तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने आपको कई बार समझाया। REIT का जो कॉन्सेप्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लैंड के अंदर भी। क्या हम चलते हैं सेकंड न्यूज़। पेटीएम्स पेरेंट टू लिस्ट टुडे ग्रे मार्केट हेंस एट अ म्यूटेड डेब्यू। तो अब इसके अंदर क्या है, पेटीएम का पेरेंट बेसिकली जो आपको पता ही होगा 197 कम्युनिकेशंस जो है वो आज लिस्ट कर जाएगा। उनका IPO चल ही रहा था और 18th को आज यानी लिस्ट कर जाएगा। शायद जब ये वीडियो आ रही होगी तब लिस्ट कर चुका होगा। खैर उसके अलावा अब इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, ग्रे मार्केट का मीनिंग होता है कि जैसे IPO आया, IPO आने से भी पहले से ही उस कंपनी के शेयर्स उसके अंदर ट्रेड होने शुरू हो जाते हैं। वो रियलिटी में ट्रेड नहीं हो रहे होते हैं, वो बस ये है कि एक इंडिकेशन है। जैसे अगर आपको बाय करने हैं फॉर एग्जांपल शेयर्स, तो आपने उसके अंदर जाके बस बाय का अपने ऑर्डर एक डाल दिया, तो वो ग्रे मार्केट के अंदर चलता रहता है। तो बहुत सारे बैंक्स वगैरह मिल करके कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस निकालते हैं, बट ये नहीं है, ये अनरेगुलेटेड अनऑफिशियल मार्केट होती है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर पहले इनका मार्केट जो प्रीमियम चल रहा था वो 150 के आसपास चल रहा था इस मंथ में अर्ली, मतलब पहले। बट जितनी इनकी IPO की परफॉर्मेंस रही, इनका IPO तीसरे दिन जाके, लास्ट दिन पे जाके फुल्ली सब्सक्राइबर पहुंचा, तो वो नीचे आके डिस्काउंट हो गई चीज़ें और 25 से 30 का इसके अंदर प्रीमियम में लॉस हो गया। प्रीमियम का बेसिकली मीनिंग ये है कि आपका जो इशू प्राइस मिला, जिसके ऊपर आपका मतलब शेयर मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली हाईएस्ट प्राइस के ऊपर ही मिलेगा, तो उससे ऊपर कितना आप कमा सकते हैं लिस्टिंग गेन्स की फॉर्म के अंदर या छोटे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो वो 20 से 30 रुपये गिर गया है, तो वो नीचे आके आपके अप्रॉक्सीमेटली 120 के आसपास आ गया होगा, जितना आपको गेन्स हो सकते हैं इसके ऊपर। बाकी हमने ये देख लिया 197 कम्युनिकेशंस हो गया ट्रेडेड बिलो द इशू प्राइस। तो इनका जो मतलब आपका वेडनेसडे को तो इसके इशू प्राइस से नीचे ही चला गया, जो ग्रे मार्केट के अंदर इसका प्राइस चल रहा था, तो वहाँ पे तो लॉस हो सकता है आपको इस IPO के अंदर। खैर इसके अलावा वाइल एनालिस्ट वर डिवाइडेड अबाउट, अच्छा इसमें क्या है कि जैसे काफ़ी सारे मैंने भी बोला है और मार्केट के अंदर मतलब इस पेपर के अंदर भी आती रहती न्यूज़ कि इन IPOs के अंदर कोई भी IPO चल रहा हो, जैसे जोमेटो का चल रहा था उस टाइम में बहुत पॉपुलर न्यूज़ हुई थी कि आपको जोमेटो के अंदर सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बोला है वाइल एनालिस्ट वर डिवाइडेड अबाउट द स्टॉक्स प्रॉस्पेक्ट्स, सम हैड रिकमेंडेड सब्सक्राइबिंग टू द IPO ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म साइटिंग एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो इनकी वैल्यूएशन और ज़्यादा ऊपर जाएगी, उसके बेसिस पे आपको जो गेन्स होंगे उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म में आपको IPO के लिस्टिंग गेन्स होंगे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसे कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं। बाकी हमने ये पूरी न्यूज़ इसको कवर कर लिया। अब नीचे देखेंगे टार्सन प्रोडक्ट्स ऑफर सब्सक्राइब्ड 77.49 टाइम्स, बहुत ही अच्छा इनका सक्सेसफुल IPO रहा है।
पहले ही दिन इनका IPO शायद फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था और सेकेंड डे पे हमने देखा था 30 समथिंग टाइम्स के आसपास चला गया था और अब इनका IPO 77.49 टाइम्स पे पहुंच गया है। बहुत ही एक अच्छा IPO का वो रहा। अब इसके अंदर नायका का IPO भी हमने देखा था जिसके अंदर आपके पैसे लगभग डबल हो रहे थे, 1000 से आपके 2000 के आसपास प्राइस चला गया था ओपनिंग पे ही, सिर्फ ओपनिंग पर 2001 पे ओपनिंग हुई थी इनकी, 1025 पर आपको मतलब शेयर मिल रहा था इनका IPO के अंदर। तो 81 टाइम्स उसका सब्सक्रिप्शन हुआ था। तो मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इसके आसपास पहुंच गया है तो आपको लिस्टिंग गेन्स इसके अंदर, जो मैं आपको शायद कल कह भी रहा था, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिल सकते हैं। QIB पोर्शन जो होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का होता है। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि जो बने ही इंश्योरेंस वगैरह करने के लिए हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए हैं। जैसे आपकी कोई बैंक हो गया, आपकी LIC वगैरह, मतलब इंश्योरेंस वाली कंपनी वगैरह हो गई, तो वो QIB इसके अंदर आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए उनका एक अलग से मतलब क्राइटेरिया बना दिया, एक लिमिट बना दी जाती है जिसमें हम QIB को ही एंटर करेंगे। बाकी रिटेल बिड्स आई 10.5x के आसपास। रिटेल बिड्स आई, रिटेल मतलब आपको पता ही है, मैं और आप जैसे लोग, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर्स। बाकी और एक इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एक नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर भी होता है। जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर है, ये क्वालिफाइड वाला है, ऐसे नॉन क्वालिफाइड भी होता है जिसके अंदर जो कंपनीज़ हैं, नॉर्मल कंपनीज़ भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो वो किसके अंदर करेंगी? ना वो रिटेल है ना वो QIB है, क्योंकि वो बैंक्स वगैरह तो नहीं है, तो वो NQIB में करते हैं, नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो अब ये जो भी है यहाँ पे आप लिमिट्स के हिसाब से देख सकते हैं कितना कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द IPO ऑफ टार्सन प्रोडक्ट्स वाज फुल्ली सब्सक्राइब ऑन डे 1 लास्ट फ्राइडे द कंपनी हैड रेज। हाँ, ये भी हमने देखा था कि 306 करोड़ इन्होंने रेज कर लिए अपने IPO से पहले। तो जिनसे रेज किए हैं उनको भी बहुत अच्छे गेंस हो गए, जो हमने ऊपर शायद न्यूज़ देखी भी थी, सेबी आई ऑन PE गेंस। तो ये वाली जो न्यूज़ थी 758 पे है शायद इसका, तो वो उसके ऊपर काफ़ी हमने ये चीज़ें अभी देख भी लिया। तो ये हमने पूरा देख लिया। अब एक और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू वाली नई चीज़ आ गई है इसके अंदर। JM फाइनेंशियल, आपको पता होगा ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है। तो इन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च करने का प्लान किया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि वो बॉन्ड्स के अंदर ट्रेड कर सके, बॉन्ड्स के अंदर ट्रेडिंग कर सके। उसका नाम रखेंगे ये बॉन्ड्स कार्ड, यहाँ पे दिख रहा होगा बॉन्ड्स कार्ड। अब इसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा रिटेल फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट बैंड के अंदर, बैंड वैगन मतलब होता है फैशन। तो रिटेल फिक्स्ड इनकम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अभी मतलब क्या है कि उनको बहुत ही FD, अगर आपने पता अंकुर वारिक को अगर आप फॉलो करते हो तो फिक्स्ड इनकम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग मना करते हैं। बट ट्रेडिंग करने में जो बेनिफिट्स हो सकते हैं वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट करने में नहीं हो सकते, बट वो ऊपर जा सकते हैं फिक्स्ड इनकम में। फिक्स्ड इनकम के अंदर वैसे आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा होता है, बट इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम कुछ बॉन्ड्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो उन बॉन्ड्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर पाएँ ठीक से, तो वो ये कि आपको गेंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें आपका JM फाइनेंशियल ने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, उन्होंने पहला ऐसा ऐप लॉन्च किया है और ग्लोबली बहुत सारे ऐसे ऐप्स चलते भी हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एक, आप कह सकते हैं एपेटाइट तो बना ही हुआ है यूज़र्स के अंदर। ये यूज़र्स कुछ ना कुछ कहीं ना किसी लेवल पर ये चाहते हैं ये चीज़ का होना। जैसे आपको दिख रहा होगा बॉन्ड ई वैल्यू, ये सिंगापुर में पहले से चल रही है सेम चीज़। रिटेल बॉन्ड ट्रेडिंग इज गेनिंग अट्रैक्शन ग्लोबली, मैंने आपको जैसा अभी बोला था। रिटेल एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, ताकि वो इसकी हेल्प से रिटेल लोग और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी एक क्राइटेरिया होता है इन्वेस्टर्स का। उसके अंदर लिमिट चलती रहती है अलग अलग, बट जनरली जो लिमिट एक्सेप्टेड है वो ये है कि आपके पास 2 लाख प्लस का सरप्लस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पे आप जनरली 2 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वो HNI कोटा के अंदर आता है। नाउ अबाउट, अच्छा मतलब कोटा मतलब ये नहीं होता कि प्राइसेस कम मिलते हैं, ऐसा कुछ है, बट इट्स जस्ट अ नेम कि आपको इस क्राइटेरिया के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से नाउ अब इसके अंदर क्या है कि अबाउट 86% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स आर इन द टॉप 3 कैटेगरीज। तो ये मैंने आपको बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 कंपनीज आई, कंपनी A और कंपनी B, दोनों का पूरा डॉक्यूमेंट सब कुछ सेम है, फोटोकॉपी कराया हुआ है B ने A से। तो आप किसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? लोन की फॉर्म के अंदर। तो वहाँ पे आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी कि कौन वापस दे देगा पैसे ढंग से और कौन इंटरेस्ट दे देगा ढंग से। तो वो जो ढंग से है वो आप हर कंपनी के लिए एनालाइज नहीं कर सकते। तो कंपनीज के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनी हुई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मैंने आपको पहले बताई हुई है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अंदर क्या होता है, जैसे कोई मूडी है, S&P है, बाकी और भी हैं, तो
तो वो क्या करती हैं, वो क्रेडिट को रेट करती हैं कि इस कंपनी कितनी अच्छी है, कितने उनके फाइनेंशियल्स अच्छे चल रहे हैं, कितना उसके पास कैश फ्लो बना रहता है, उसके बेसिस पे हम कितना ये डेट अच्छे से रीपे कर पाएंगे। तो ऐसी रेटिंग देती है कंपनी। रेटिंग के अंदर सबसे ऊपर चलता है AAA, उसके बाद AA+ एंड AA। तो ये आपके कुछ टॉप होते हैं, इनके अंदर डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ही कम होता है। तो इस तरीके से इसके अंदर रिटर्न भी उतना ही कम होता है। अब यहाँ पर यही है कि इन 3 ही बॉन्ड्स के अंदर 86% आउटस्टैंडिंग लोन्स अभी पड़े हुए हैं। तो मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट भी आप उसको कह सकते हैं, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए भी करनी है। तो हमने ये पूरा देख लिया। अब हम करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज को कवर। इसके अंदर ज़्यादा न्यूज़ आपको नहीं दिख रही होंगी, जैसे पूरा नीचे डेटा दिया हुआ है, तो हम उसको कवर नहीं करेंगे। इसको देखते हैं। इंस्टीट्यूशंस कट NSE स्टेक्स एज IPO लॉन्च रिमेन्स अनसर्टेन। अब इसके अंदर क्या है कि NSE जो है, अच्छा क्या होता है कि ग्रे मार्केट में ना NSE का भी ट्रेडिंग अभी से हो रहा है, मतलब NSE का भी IPO दूर दूर तक अभी कोई ऐसा प्लान ज़्यादा नहीं है। और NSE, कई लोगों को तो ये लग रहा होगा NSE क्या है। NSE बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके ऊपर आप स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हैं। वो भी एज अ कंपनी काम करते हैं, मतलब वो उनका भी IPO वगैरह सब चीज़ कंपनी की तरह ही चलेगा। तो उनका IPO अभी लॉन्च कब हो सकता है, ये अनसर्टेन है। दूसरी बात, इसके मेजर इन्वेस्टर्स जो है वो उन्होंने बताए हुए हैं, और इसका भी सोर्स NSE ही है खुद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी LIC की सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसके अंदर है, इसीलिए गवर्नमेंट का एक तरीके से है स्टॉक एक्सचेंज। बाकी आपको दिख रहा होगा द नंबर ऑफ पब्लिक इन्वेस्टर्स हैज़ राइजन फ्रॉम 865 टू 1449। तो यहाँ पे लिटरली नंबर्स के अंदर ये चीज़ है, मतलब जैसे अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो उसके अंदर लैक्स के अंदर ये चीज़ होगी, मतलब जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स 1449 है टोटल मिला करके, जैसे मतलब कितने लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी इसके अलावा IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, मैं एक बार क्लियर करता हूँ थोड़ा। sold these shares at about 2800 per share, more than trebling investment returns. It had invested about 160 million in NSE shares about 3-4 years ago. तो ये है कि इन्होंने काफ़ी एक अच्छा गेन बनाया यहाँ से अपने शेयर्स को 2800 पर शेयर सेल करने के बाद। कम लगभग इनके ट्रिपल हो गए पैसे जितने इन्होंने डाले थे। खैर, हमने यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया था वो एक दूसरे पर्पस से किया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ऊपर न्यूज़ चल रही है वो इतनी थी कि इनका IPO भी अनसर्टेन है, इसलिए काफ़ी सारे लोग उससे कट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर कटिंग देयर होल्डिंग। ये जो आपके इंस्टीट्यूशनल है सारे, ये अपनी मतलब इसमें से कुछ कट कर रहे हैं अपनी होल्डिंग को। जहाँ पे आपको दिखा IIFL ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, तो इस वजह से नाउ यहाँ पर अब क्या है, मैंने ये हाईलाइट इसलिए किया था। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे है इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अब तो बॉन्ड्स के अंदर भी इजीली कर पाएंगे जब वो बॉन्ड्स कार्ड आ जाएगा। खैर, उसके अलावा बाकी सारी और भी सिक्योरिटीज़ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्लासेस बनी होती हैं, जैसे आपका शेयर मार्केट जो पूरा है वो इक्विटी मार्केट के अंदर आता है, बाकी जो डेरिवेटिव मार्केट है वो भी इक्विटी मार्केट के अंदर आता है, और बाकी बॉन्ड मार्केट जो है वो फिक्स्ड इनकम के अंदर आता है। ऐसे एक और क्लास बनी हुई है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या क्या आता है ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह आपको AI मिल सकता है इसका नाम शॉर्ट फॉर्म के अंदर। बाकी इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें पता है, बस आपको एक बार ये देखना है कि ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो जैसे आपको पहला दिख रहा होगा रियल एस्टेट आपको पता है ये इसके अंदर आता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। गोल्ड एंड बाकी कमोडिटीज़ जैसे सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब चीज़ें हैं। आप सोयाबीन के अंदर, चना दाल, इन सब के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो सब इसके अंदर आता है। क्रिप्टो करेंसी इसके अंदर आती है, नॉर्मल करेंसी इसके अंदर आती है। जैसे आपने रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करा लिया, तो आपने डॉलर जब बढ़ेगा, मतलब जो रुपी कम होगा एक तरीके से, तो आपने उसको सेल कर दिया, तो आपको वहाँ से भी गेन हो सकता है। और बाकी जो बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे NFT वगैरह आ रहे हैं, तो वो सब भी इसके अंदर ही आता है। ये बस मुझे नाम ही बताने थे, अगर आपको किसी के बारे में नहीं पता है तो हम कभी बाद में देख लेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ नाम से काम चलाएं। खैर, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं इसको। अनलाइक सिगरेट्स, फास्ट फूड आरंट व्यूड एज विद ESG लेंस। अब इसके अंदर क्या हुआ है बेसिकली कि जो ESG लेंस है, ESG मतलब होता है इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। इसका बेसिकली आप मीनिंग मान सकते हैं कि चैरिटी वाले, उसके अंदर सोसाइटी के लिए जो चीज़ होती है, उसके अंदर क्या है कि जो कंपनी सिगरेट्स वगैरह सेल करती है, इसका क्लासिक एग्जांपल ITC है। आपको पता ही होगा कौन सा ब्रांड ये सेल करते हैं शायद, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कि ITC सिगरेट सेल करते हैं और काफ़ी पॉपुलर है इसके लिए। मीम्स वगैरह में भी आपने कई बार देखा होगा अगर आप उसमें देखते हैं तो। खैर, सिगरेट्स जो है इसके अंदर ये, बट जैसे फास्ट फूड्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो सीधी सी बात है कि ये हार्मफुल होती हैं, बट उसको हम ESG के लेंस से नहीं देखते। क्या होता है कि आप जब
फंडामेंटल एनालिसिस ढंग से सीखेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगी चीज़। उसके अंदर एक लास्ट पॉइंट या लास्ट के आसपास पॉइंट बनता है जिसमें आप ESG देखते हैं। अगर आपके पास 2 कंपनीज है फॉर एग्जांपल, एक कंपनी डील करती है फॉर एग्जांपल पाइप्स बनाने में, पाइप्स का दूर दूर तक कोई ESG से रिलेशन नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो कंपनी मतलब हार्ड प्लास्टिक में डील ना कर रही हो, वो मतलब अच्छा कोई प्लास्टिक यूज़ कर रही हो जो ठीक हो, सोसाइटी के लिए ठीक हो, या आप कह सकते हैं कि वो रिसाइक्लेबल हो, वो उस तरीके से हो। दूसरी कोई कंपनी है जो सिगरेट बना रही है, आपके फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से आपको दोनों से ही सेम गेन हो सकता है। तो यहाँ पर गेन हो सकता है, तो ESG के पॉइंट में क्या बताते हैं कि आपको पाइप वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मतलब उसके अंदर नहीं करनी चाहिए, सिगरेट वाली कंपनी के अंदर। यहाँ पे आपका मॉनेटरी बेनिफिट कोई नहीं है, बस आपका यही आपको कंसर्न है कि सोसाइटी के लिए क्या होगा। तो इसी की वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारी सिगरेट कंपनीज़ को सीधी सी बात है इससे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर फंडिंग किसी ना किसी लेवल पर जाकर कम होएगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब इसके अंदर जो ब्लूमबर्ग एक ESG स्कोर निकालता है। ESG स्कोर का बेसिकली मीनिंग होता है कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, सोशल उसके अंदर। अब यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने सोसाइटी का स्कोर निकाला है और उन्होंने बताया कि मतलब 55 इसके अंदर चल रहा है, 28 इसके अंदर वगैरह वगैरह, ये सब आपको देख सकते हैं। न्यूज़ के अंदर क्या है कि फास्ट फूड्स को भी इस लेंस से देखना चाहिए। अगर आपके पास 2 कंपनीज़ हैं, जो पाइप वाली कंपनी वही थी सेम, उसके अलावा आपके पास ये दिव्यानी इंटरनेशनल है फॉर एग्जांपल। दिव्यानी इंटरनेशनल ये किसी QSR चेन को होल्ड करते हैं। QSR मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की चेन को पूरा होल्ड करते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कौन सी वाली है, शायद इसके अंदर डोमिनोज आता है शायद, या कोई और आता है, पिज़्ज़ा हट शायद इसके अंदर आता है, पिज़्ज़ा हट इसके अंदर आता है जो दिव्यानी के अंदर। तो इसके अंदर मान लेते ये है, तो आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप पाइप्स के अंदर ही करेंगे, चाहे आपको पिज़्ज़ा खाना कितना भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ESG लेंस सबको समझ में आ गया होगा। बाकी आप देख सकते हैं, विद वाइल अ लार्ज सिगरेट टू होटल्स कॉन्ग्लोमेरेट ITC ट्रेड्स एट अ PE ऑफ 20.3। यहाँ पर ये है कि इनका PE इसीलिए कम चल रहा है, ये मैंने हाईलाइट किया छोटी सी बात, इनका PE कम चल रहा है क्योंकि लोग ESG वाले लेंस से देखते हैं और किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो they further warned that such concerns could reduce demand for products and prompt governments to raise taxes or bring in new ones that would raise prices and demand back। वो ये कि इसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर भी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शेयर प्राइस है वो कंपनी ओवरऑल फंक्शनिंग को इफेक्ट कर सकता है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा खास बात है नहीं, मेन आपको बात जो ESG लेंस वाला है वो समझ में आना चाहिए इसके अंदर। तो हमने पूरा कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं अप्रॉक्सीमेटली मतलब 7 बजे के आसपास जो है सेंड कर देता हूँ PDF। एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसके अंदर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।